कविता सिंह हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया में आए। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट और इंडियन कंसर्न की। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 23वें वर्चुअल समिट को चेयर किया है और एससीओ में शामिल लीडरान ने ग्लोबल इंटरेस्ट में एससीओ में ज़्यादा मेंबर्स को शामिल करने और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के फॉर्मेशन की डिमांड की है। खास बात यह है कि इस 23rd एससीओ समिट में भारत की चेयरपर्सनशिप का थीम एक सिक्योर एससीओ की ओर था, जिसके तहत ईरान 9वें मेंबर के तौर पर एससीओ में ऑफिशियली शामिल हो गया है। और याद रहे कि सिक्योर का एक्रोनिम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2018 के एससीओ समिट में दिया था, जिसका मतलब है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब समझने वाली बात यह है कि भारत ने इस नारे को कितना साकार किया है। इस पर हम डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय त्रिपाठी। सबसे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट और इंडियन कंसर्न की क्यों फॉर्म किया गया और कब किया गया? इसकी शुरुआत नीता जी 1996 में होती है। तब उसको शंघाई 5 कहा जाता था। ये रूस और चीन, ये जो नए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक बने थे, उनके साथ सीमाएं कैसे तय हों और सीमाओं को लेकर कुछ जो परेशानी है, चिंता है, उसको कैसे सुलझाया जाए, उसको लेकर हुई थी जी। पर वो चीज़ें 3 साल में 1999 तक सुधर चुकी थी जी। तो उसके बाद उन्होंने इसी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए उज़्बेकिस्तान को साथ जोड़कर 2001 में पहली जो शिखर वार्ता हुई, उसमें उज़्बेकिस्तान जमा हो गया और ये 6 देशों का फिर ये एक शंघाई सहयोग संगठन बन गया। पर तब से लेकर करीब पहले 15 वर्षों तक ये किसी और नए सदस्य को उसमें जमा नहीं करना चाहते थे जी। कुछ हद तक उन्होंने दूसरे देशों को ऑब्जर्वर स्टेटस के नजरिए से जोड़ा, जैसे भारत 2005 से ऑब्जर्वर स्टेटस मिला भारत को, भारत जुड़ा इनके साथ। और भारत इसलिए जुड़ा कि जब ये शंघाई 5 से सहयोग संगठन बना, शंघाई सहयोग संगठन, तो 2 उद्देश्य इसके सामने इन्होंने अपने लिए रखे। एक तो ये ऊर्जा सुरक्षा के लिए और दूसरा आतंकवाद से कैसे सुलझा जाए, कैसे लड़ा जाए, उसके लिए। और दोनों मापदंडों पर आप देखें कि भारत एकदम सटीक बैठता था कि उसको इस संगठन के साथ जुड़ना ही था। फिर 2015 से शुरू हुई बात कि क्या नए सदस्य लिए जा सकते हैं जी। तो भारत और पाकिस्तान 2017 में सदस्य बनाए गए और जैसे अभी आपने कहा कि ईरान को अभी जोड़ा गया उसके साथ, तो एक तरह से ये दूसरा अध्याय कह सकते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन अब इतना कहें कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है कि वो नए सदस्यों को जोड़ना चाहता है उसमें। इसके बाद बात हो रही है बेलारूस की और उसके बाद हो सकता है दूसरे देश जैसे मंगोलिया जुड़ सकता है। तो ये नए देशों के जुड़ने से सदस्य के तौर पर, उसके अलावा डायलॉग पार्टनर्स भी अब जमा हो रहे हैं और स्पेशल इन्वाइटी रहते हैं जी। तो एक दूसरा संगठन है ब्रिक्स करके, उसकी अक्सर बात होती है कि वो ब्रिक्स की जो कुल मिलाकर जीडीपी है वो परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म में अब G7 जो सबसे विकसित देश हैं उनसे ज़्यादा हो चुकी है जी। तो ठीक उसी तरह से जब शंघाई सहयोग संगठन में नए देश जुड़ते जा रहे हैं तो ये संगठन भी इतना बड़ा संगठन हो जाएगा। एक तरह से दुनिया का 40% इसकी जनसंख्या इसी में है, हालांकि भारत चीन सबसे बड़ी जनसंख्या वाले इसमें 2 देश हैं। तो ये संगठन भी अपने आप में बहुत प्रभावशाली बनता जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इतने बड़े उभरते हुए और शक्तिशाली संगठन की जब अध्यक्षता भारत को मिलती है, और भारत जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश अब है जी। और आर्थिक व्यवस्था के नजरिए से भी वो अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है और 5 या 7 वर्षों में कहा जा रहा है कि 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। तो भारत की अध्यक्षता और भी एक तरह से सोने पे सुहागा एक तरह से कहें कि वो कर देती है हालात को, कि शंघाई सहयोग संगठन की अपना तो उत्साह है ही, पर भारत की अध्यक्षता जुड़ने से मुझे लगता है उनको और एक तरह से प्रभाव उनका और बढ़ जाता है। आने वाले बहुत से क्षेत्रों में उनका प्रभाव होने वाला है, न केवल 2 जो हमने ऊर्जा सुरक्षा की बात की और आतंकवाद की बात की। आपने खुद कहा कि वो
मल्टीलैटरलिज्म पर भी अब बहुत ज़्यादा उसका ध्यान होता जा रहा है कि दुनिया में जो मल्टीलैटरलिज्म है उसमें परिवर्तन कैसे लाया जाए, बदलाव कैसे लाया जाए, ताकि ये जो दूसरे देश हैं जो पश्चिमी विकसित देशों के दबाव में नहीं रहना चाहते, अपना अलग सोच आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए मल्टीलैटरलिज्म को किस तरह से और प्रभावी बनाया जाए और नए नए संस्थान बनाए जाए, उसमें ये भी एक संगठन बहुत प्रभावी रहेगा। तो मुझे लगता है ये तालमेल भारत का और संगठन का आपस में बहुत अच्छा रहा है इस साल में, और 144 के करीब बहुत सी बैठकें हुई, उसमें पत्रकारों की बैठकें हों, युवाओं की हों, जो व्यापारी लोग हैं उनकी हों, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स की हों, थिंक टैंक्स की हों, सलाहकारों की, अफसरों की, फिर मंत्रियों की, फिर शिखर वार्ता। तो ये जो इतनी वार्ताएं होती हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो संगठन की जड़ें मजबूत होती हैं क्योंकि डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज जुड़ती जा रही हैं इन सभी देशों की इस संगठन के साथ। दूसरा मुझे लगा खासकर भारत के लिए जितनी तेज़ी से परिवर्तन भारत में होता जा रहा है, वो अलग अलग परियोजनाओं को, हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, वो सभी देशों से साझा करने का एक बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। और आखिरी बात मैं जल्दी से जोड़ दूंगा इसमें कि जैसे उदाहरण के तौर पर दो चीज़ें भारत ने इसमें जमा की, एक तो युवाओं को कैसे जोड़ा जाए इस संगठन के साथ, ऊर्जा जो उनकी है, वो हमारे देश को आज देखें कि वो स्टार्टअप्स का देश भी माना जाता है, वो सारे युवाओं की शक्ति है उसमें। और दूसरा संस्कृति को कैसे जोड़ा जाए, जो बौद्ध धर्म का इधर पूरा विकास हुआ इन देशों में, तो उसको लेकर मार्च के महीने में SCO पर्यटन के जो मंत्री थे, टूरिज्म मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ये पहली बार तय किया कि हर साल रोटेशन से जो सदस्य देश हैं उनका एक शहर चुना जाएगा जिसको सांस्कृतिक राजधानी माना जाएगा शंघाई सहयोग संगठन की जी। तो सबसे पहली बार क्योंकि शुरुआत इस बार हुई तो बनारस को चुना गया, और वो प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी भी है भारत में। तो ये एक नई संस्कृति को जोड़ने की शुरुआत और युवाओं को जोड़ने की शुरुआत, मुझे लगता है कि भारत का बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा कि संगठन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या रिएक्शन है, किस तरह का रहा, आप कैसे इसको देखते हैं जो 23rd SCO समिट इंडिया में न्यू दिल्ली में हुआ, कैसे देखते हैं? कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आप पूरा विश्व का भी आप देखें राजनीति तो एक बदलाव की तरफ है। उसमें रशिया यूक्रेन वॉर को लेके काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। अफगानिस्तान का एक तरह का वैक्यूम रहा अमेरिका के जाने के बाद, और इसमें भारत के रोल को काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है पूरे विश्व में। ऐसे समय में इस चेयरमैनशिप के अंडर में जो समिट हुई है जी, इसका एक अपना महत्व है। पूरा दुनिया देख रही थी कि क्या तरीके की बातें आ रही हैं, और उसमें अगर आप देखें तो जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी जो बातें रखी, चाहे वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात हो, सॉवरेनिटी की बात हो, और आतंकवाद जो उन्होंने अपनी बात रखी, एक मैसेज ये दिया कि इंडिया के कंसर्न्स भी हैं और इंडिया के कंसर्न्स जो वो इंटरनेशनल कंसर्न्स भी हैं। अगर और देश भी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर के काफी सचेत है, जैसे कि चाइना भी है, तो भारत के भी अपने कंसर्न्स है। और ये एक महत्वपूर्ण मोड़ मैं कहना चाहूँगा कि असर्शन भारत का रहा इस SCO के माध्यम से। दूसरा, जैसे कि अभी बता रहे थे कि दो नई चीज़ें जोड़ी गई, स्टार्टअप के बारे में जोड़ा गया, कल्चरल उसके बारे में, रेलिवेंस के बारे में जोड़ा गया, वो पहले इस पे चर्चाएं नहीं थी। और इससे SCO का ये पता लगता है कि भारत ने एक नई दिशा दी है, क्योंकि दुनिया में अगर आप देखें तो इंडियन इकॉनमी ना ही राइज पे है, बल्कि इंडियन इकॉनमी को एक होप की तरह देखा जा रहा है। होप इस सेंस में कि जहां पर दुनिया भर के देशों के अंदर एज्ड जनरेशन्स आ रही हैं, मतलब लोग बूढ़े हो रहे हैं, इंडिया के अंदर एक यंग जनरेशन है जी। इंडिया परचेजिंग पावर में काफ़ी अभी कहा जा रहा है कि अमेरिका के बराबर होने वाला है कुछ सालों में। तो ये जो हमारे अंदर जो डायनेमिक्स है, उन डायनेमिक्स को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट किया गया। और कल्चरल जो लिंकेज है, अगर आप देखें तो अभी तक ये इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा था, पर अगर आप इतिहास देखें तो भारत का सेंट्रल एशिया के साथ, भारत का ईरान के साथ और चाइना के साथ भी एक कल्चरल लिंकेजेस भी रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक नई तरह की चीज़ है। और एक महत्वपूर्ण बात ये हुई कि ईरान का भी इसके अंदर आ जाना। अभी तक लोग ये कहते थे कि ये एक दक्षिण एशिया और सेंट्रल एशिया का ही संगठन है जिसमें रशिया और चाइना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, पर एक वेस्ट एशिया से भी एक देश का आना इसके अंदर, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और इससे लगता है कि SCO और आगे बढ़ेगा और SCO को लेकर के कुछ नई तरह की प्राथमिकताएं भी आने वाली हैं।
प्रोफेसर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जिस तरह से हमने बात की जो 23rd समिट इंडिया में हुआ, लेकिन अब अगर हम शुरुआत की बात करें, जैसे कि आपने मेंशन भी किया था कि 2005 में ऑब्जर्वर का स्टेटस था इंडिया का, और उसके बाद 2017 में वो एक परमानेंट स्टेट का उसको परमानेंट स्टेट मेंबर का उसको स्टेटस मिला। अगर हम 2005 की बात करें तो क्या सिचुएशन थी जब इंडिया ने ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, किस मोटिव के साथ किया, क्या कहीं ना कहीं रशिया ने उसको इन्फ्लुएंस किया ज्वाइन करने के लिए? और अगर बात करें 2010 में जब मॉरेटोरियम था इसके ऊपर वो हट गया, 2014 में अप्लाई किया इंडिया ने परमानेंट मेंबरशिप के लिए और फिर 2017 में मेंबरशिप की, तो किस तरह से इंडिया जो है उसका रोल निकल कर आया, कैसे इमर्ज किया है, वो आपसे समझना चाहेंगे। ऊर्जा सुरक्षा और आतंकवाद से लड़ने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो जाहिर था कि भारत एक सटीक देश था जो इन दोनों देशों से बिल्कुल जुड़ा हुआ था। भारत में ऊर्जा की खपत इतनी तेजी से बढ़ रही थी, आज भी बढ़ रही है, और बहुत ज़्यादातर ऊर्जा खासकर जो गैस और ऑयल है भारत ने आयात करता है बाहर से, और इन्हीं सब देशों से करता है। ईरान की जैसे उदाहरण अभी दी, एक समय में ईरान बहुत बड़ा स्रोत था भारत के लिए तेल के आयात के लिए। आतंकवाद को लेकर जो समझ थी भारत की, या आज है जो समझ भारत की, वो पूरा विश्व एक तरह से मानता है उसको कि भारत ने लगातार किस तरह से इस समस्या से जूझने की कोशिश की है, न केवल अपने जो नागरिक हैं भारत में उनको बचाने के लिए, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर 1994 से भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव लेकर गए थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि होनी चाहिए कि आतंकवाद से कैसे लड़ना है। उस पर लगातार भारत काम करता रहा है, आज भी भारत काम कर रहा है। एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप वहाँ बना हुआ है कि किस तरह से एक संधि बनाई जाए कि क्या है ये आतंकवाद और कैसे उसे सुलझना चाहिए। तो दोनों मुद्दों को लेकर भारत बिल्कुल ठीक देश था जो इसका सदस्य बनना ही चाहिए था। पर जाहिर है कि एक हद तक उसमें कुछ कह सकते हैं कि शंकाएं थी आपस में। शायद चीन नहीं चाहता था कि भारत उसमें जुड़े, और ठीक उसी तरह से शायद भारत भी, जो हमारे सार्क सम्मेलन में अब चीन ऑब्जर्वर स्टेटस में है, 2005 का जो आपने जिक्र किया ना, ठीक उसी वक्त कुछ बदलाव आया। पहले तो भारत ने चीन को जो हमारा दक्षिण एशिया का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, उसमें चीन शामिल हुआ एक ऑब्जर्वर स्टेटस से, और ठीक उसी तरह से भारत शंघाई सहयोग संगठन में एक ऑब्जर्वर स्टेटस से उसमें शामिल हुआ। और अफगानिस्तान जो एक आतंकवाद को लेकर बड़ी समस्या वाला देश है, वो सार्क में एक पूरे सदस्य की तरह से उसको जोड़ा जाएगा। तो ये कुछ हद तक ऐसा भी मानते हैं जो विशेषज्ञ हैं कि शायद आदान प्रदान था, इसमें तालमेल था कि भारत ने चीन को आने दिया सार्क में ऑब्जर्वर की तरह से, और चीन ने शायद भारत को मान लिया। रूस हमेशा से इसका समर्थन करता था कि भारत को शंघाई सहयोग संगठन के साथ जोड़ना चाहिए। फिर आप देखें कितना समय लगा, 2005 से 2014 में पहली बार ये कोशिश होती है भारत की तरफ से कि पूर्ण सदस्य बनना चाहिए ऑब्जर्वर स्टेटस के अलावा। उसमें बहुत अहम फ़र्क है नीता जी। ऑब्जर्वर जो है वो केवल ऑब्जर्व करते हैं, पर जितने भी निर्णय होते हैं उनमें कितना जो योगदान रहेगा, चाहे वो बहस में हो, चाहे बातचीत में हो, जब प्रोसीजर किस तरह से बनाए जाएंगे, किन्हीं निर्णयों को किस तरह से कार्यान्वित करना है, उसमें सदस्य देश बैठते हैं। तो आज जैसे भारत सदस्य के नज़रिए से वहाँ बैठता है, और जैसे अभी ईरान सदस्य बना है, तो उसमें जाहिर है कि भारत का योगदान पूरा एक सदस्य की तरह से रहा। और उसमें बेलारूस जुड़ेगा, कब जुड़ेगा? अभी बेलारूस ने इसी शिखर वार्ता में एक मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशंस टू बिकम ए मेंबर ऑफ एससीओ का वो दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए। कुछ और प्रोसीजर उसके हैं, वो पूरे होने पर वो सदस्य बनेगा, और उसके बाद शायद दूसरे देश भी उसमें जुड़ेंगे। तो भारत की सदस्यता का मुझे लगता है कि एक बहुत ही अहमियत है, क्योंकि भारत इस पूरे क्षेत्र का एक बड़ा देश है। और हाल ही में आप देखें कि भारत लगातार एक संतुलन भी बनाए हुए है कि हिंद प्रशांत सागर के जितने भी संगठन बन रहे हैं, जितने भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, भारत उनमें बिल्कुल बीचों बीच केंद्र बिंदु में आप देखते हैं भारत को, और भारत लगातार योगदान उसमें दे रहा है। पर ठीक उसके साथ साथ ये रूस, चीन और दूसरी देशों के साथ, ईरान के साथ भी तालमेल बनाए रख रहा है। और ख़ासकर ईरान सदस्य बनता है तो भारत को, संगठन को तो फ़ायदा है, पर भारत को क्या फ़ायदा है? भारत को ईरान के पूर्ण सदस्य बनने से, जैसे भारत लगातार करीब 15 साल से भी ज़्यादा चाबहार पोर्ट से जुड़ा हुआ है, उसको किस तरह से तैयार करना है, और किस तरह से चाबहार पोर्ट एक हब बनेगा
भारत को पूरे यूरेशिया के साथ जोड़ने को। और क्योंकि भारत उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत का व्यापार पूरे यूरेशिया में बढ़ने वाला है और निवेश भी बढ़ने वाला है। तो ये कनेक्टिविटी के नज़रिए से आप देखें कि जब ईरान पूर्ण सदस्य बनता है, उसका फ़ायदा भारत को होगा। इसके अलावा रूस, ईरान और भारत ने शुरू किया था एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर, उसमें भी और तेजी आ सकती है। अब उसमें और कई देश जुड़ चुके हैं। और आखिरी बात हमारी ऊर्जा की, एक समय था जब ईरान बहुत बड़ा स्रोत था भारत को तेल के आयात का, फिर बीच में उसमें रुकावट हुई, वो बिल्कुल ख़त्म भी हुआ एक स्टेज पर आकर। पर अब पूर्ण सदस्य जब ईरान बनता है इस शंघाई सहयोग संगठन का, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा एक खास मुद्दा है, तो एक संगठन के तौर पर तो जो निर्णय लिए जाएंगे वो होंगे ही, पर मुझे लगता है कि भारत और ईरान के भी जो ताल्लुकात हैं आपस में, जो आयात निर्यात के, उनमें भी मुझे लगता है और ज़्यादा मुझे लगता है एक तेज़ी नज़र आने वाली है। अगर हम एससीओ की बात करें तो इसमें सेंट्रल एशियन नेशंस हैं, 9 कंट्रीज़ हैं एससीओ में। किस तरह का एडवांटेज इकोनॉमिकली इंडिया को हो सकता है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं, बेनिफिट्स? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो इसके अंदर अगर आप इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो वो ऊर्जा की बात है। ऊर्जा, सेंट्रल एशियन देश वो गैस के बड़े स्रोत माने जाते हैं। ईरान का आना भी उस दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण बात है। भारत हमेशा से यहाँ से ऊर्जा लाना चाहता था। तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की बात रही है, जो अब प्रोजेक्ट के स्टेज में रही, वो कभी उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। लेकिन भारत का एक चाबहार पोर्ट के थ्रू सेंट्रल एशिया से कनेक्ट होने का एक हमेशा से वो रहा है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं वो ऊर्जा स्रोतों पर भारत एक बढ़ती हुई इकॉनमी है, हमारे यहाँ ऊर्जा की खपत ज़्यादा है, हमारी डेमोग्राफी भी बहुत ज़्यादा है। तो उस दृष्टिकोण से शंघाई कोऑपरेशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। अगर आप सिक्योर में भी देखें तो उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है। तो इस तरीके के जो ऊर्जा स्रोत है, जैसे गैस, उसको थोड़ा अच्छा ऊर्जा स्रोत माना जाता है इन्वायरमेंटल उसमें दृष्टिकोण से। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ भारत का एक संपर्क होना, महत्वपूर्ण संपर्क होना एक आवश्यक चीज़ है, और उसमें शंघाई एससीओ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ईरान के आ जाने से, जैसे कि पिछले कुछ समय में ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर ईरान और अमेरिका के जो संबंध रहे, उसके चलते थोड़ा तेल के या आयात में कुछ तरह की प्रॉब्लम्स आई। लेकिन मुझे लगता है कि एससीओ में आ जाने के साथ कुछ नए अवसर खुल सकते हैं ईरान के साथ आपको ऊर्जा स्रोत लेने में। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो सेंट्रल एशिया के अंदर डिजिटलाइजेशन का बड़ा डिमांड है, और इंडिया और सेंट्रल एशिया की समिट भी होती है, उसमें भी भारत लगातार सेंट्रल एशिया के अंदर डिजिटलाइजेशन प्रमोट करने का प्रयास कर रहा है, और उसमें भारत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करना चाहता है। तीसरी अगर आप महत्वपूर्ण चीज़ देखें तो सेंट्रल एशिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की काफ़ी आवश्यकता है, खास करके ह्यूमन डेवलपमेंट के इश्यूज़ पर। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है लेकिन इन्वेस्टमेंट की उस तरीके की कमियां हैं, तो उसमें भी एक रोल भारत प्ले कर सकता है। और ये कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल एशिया के अंदर जो एक स्पेस है वो कहीं ना कहीं चाइना ने काफ़ी हद तक ऑक्यूपाई कर रखा है, जो आर्थिक स्पेस है। तो उस दृष्टिकोण से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण होता है कि भारत भी वहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, और आईटी सेक्टर में खास करके सेंट्रल एशियन स्टेट भारत से बहुत इंटरेस्टेड है कि वो भारत उसके अंदर वहाँ पर एक अपना इन्वेस्टमेंट करे, उनके टेक्निकल जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ाए, उनकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है जिसमें टेक्निकल आवश्यकता है उसमें भारत सहयोग करे। तो मेरे ख्याल से उस दृष्टिकोण से भी भारत का वहाँ पर जाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें एससीओ एक रोल प्ले डेफिनेटली कर सकता है। आपने जो दोनों गेस्ट, आप लोगों ने टाइम निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमें दी, उसका आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो हमारे दोनों गेस्ट ने बहुत ही तफसील के साथ बताया कि एससीओ क्या है और एससीओ में इंडिया कितना इम्पोर्टेंस रखता है, किस तरह से एक बैलेंस प्रोवाइड करता है, और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेंट्रल एशियन नेशंस जो एससीओ के मेंबर्स हैं
वो किस तरह से इम्पोर्टेंस रखते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की पेशकश में बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। तो आज हम बात करेंगे टेली लॉ स्कीम की। लीगल सर्विसेज अवेल करने की जो है कैपेसिटी नहीं रहती है, वो हायर प्रोफेशनल सर्विसेज फी नहीं पे कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने जगह जगह पे जो है एक कॉमन सर्विस सेंटर CSC बना रखे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को जो पंचायती राज में हैं उनको जो है इस स्कीम के तहत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जो लोग जो है लीगल एड लेने के लिए इंटाइटल नहीं हैं वो लोग भी ले सकते हैं, लेकिन उनके लिए 30 रुपये पर एडवाइस जो है चार्ज किया जाता है। जानकारी से काम